हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसा कि दोस्तों हम यूपी PCS, उत्तराखंड PCS और बिहार PCS को लेकर क्रैश कोर्स चला रहे हैं आपके पास यूट्यूब पर, और जिसमें आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री आपको हम टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं। ठीक है नी। तो टॉपिक वाइज कवर जब मॉडर्न हिस्ट्री को कराया जा रहा है, उसमें अपना आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियाँ या ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। यानी कौन कौन सी नीतियाँ ब्रिटिश ने अपनाई भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए। और क्योंकि जो आपके पास ब्रिटिश शासन था वो भारत में भू राजस्व के माध्यम से ही ज़्यादा इनकम कमाता था, तो उसने टाइम टाइम पर समय समय पर जो है विभिन्न जो है भू राजस्व नीतियों को लागू किया। तो उन्हें हम पढ़ते हैं कौन कौन सी नीतियों को लागू किया, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम मेन पॉइंटों को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है नहीं। तो ब्रिटिश भारत में आपके पास 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियाँ लागू की गई। पहली आपके पास है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त ये आपके पास पहली भू राजस्व नीति है। इसके अन्य नाम इस्तमरारी मतलब जागीरदारी या मालगुजारी या बीसवेदारी भी अन्य नाम है इसके। ठीक है नहीं। यानी कि स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी आ सकता है, या जागीरदारी के नाम से भी आ सकता है, या इस्तमरारी के नाम से भी, या मालगुजारी और बीसवीदारी के नाम से भी। ठीक है नहीं। किसके द्वारा लागू की गई? तो 1793 ईस्वी में उस समय जो आपके पास वायसराय था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके द्वारा इसे लागू की गई है, यानी कि गवर्नर जनरल जो उस समय थे। ठीक है नहीं। उसके बाद कहाँ कहाँ लागू की गई? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा जो इस समय उड़ीसा है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बनारस। ठीक है नहीं। बनारस उस समय रियासत हुआ करती थी, और उत्तरी कर्नाटक, यहाँ पर ये प्रथा आपके पास लागू की गई। ये आपको थोड़ा एरिया ध्यान रखना है, कभी कभी आ जाता है किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो ब्रिटिश भारत था उसके 90% क्षेत्र को कवर करती थी, यानी इतने % एरिया में ये लागू की गई थी पूरे ब्रिटिश भारत के जो अंग्रेजों के अधीन आता था। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जमींदार को पूरे भूमि का मालिक बना दिया गया, यानी कि जिस क्षेत्र विशेष में आपके पास ये लागू की जाती थी उस क्षेत्र में एक व्यक्ति को जमींदार उसे बोलते थे, उसे पूरी भूमि का मालिक बना दिया जाता था, और सरकार उससे एक समझौता कर लेती थी राजस्व का। समझौते में क्या होता था, जितना भी राजस्व कलेक्शन होगा, जितना भी राजस्व इकट्ठा होगा, उसका 10/11 भाग कंपनी को जाएगा या ब्रिटिश शासन में जाएगा आपके पास, और 1/11 भाग जो है वो आपके पास जमींदार रखेगा बाकी खर्चों के लिए, और 10/11 भाग वो ब्रिटिश शासन में जमा कर देगा पूरे राजस्व का। ये व्यवस्था थी। इसमें आपके पास भूमि को क्रय विक्रय बनाया गया, यानी कि भूमि को अब आराम से क्रय विक्रय किया जा सकता है। अगर कोई ज़मींदार किसान लगान नहीं देता है तो उसकी भूमि से उसे जो ज़मींदार है आपके पास वो हटा सकता है, और अगर कोई ज़मींदार सरकार को टाइम पर लगान नहीं चुका पाता है तो उसका ज़मींदारी का अधिकार भी छीन लिया जा सकता है। ठीक है नहीं। भारत में आपके पास RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त और राजा राम मोहन राय इस व्यवस्था के स्थायी बंदोबस्त के समर्थक थे। ये आपको याद रखना है। तो मोटे तौर पर यही याद रखना है किसने लागू की, और ज़मींदारी मतलब क्या प्रथा थी ये आपके पास, क्या व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, किसके द्वारा लागू की गई, किस क्षेत्र में लागू की गई, और पूरे भारत के कितने % एरिया को कवर करती थी, और कंपनी का भाग कितना था, और जो जमींदार है उसका भाग कितना था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरी जो आपके पास व्यवस्था आई वो आपके पास आई रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा इसे लागू किया गया, और ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में लागू की गई थी। सबसे पहले तमिलनाडु में कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल जिले में इसे लागू किया गया, और उसके बाद थॉमस मुनरो के द्वारा बम्बई और पूरे मद्रास में आपके पास इसे लागू किया गया। थॉमस मुनरो के द्वारा पूरे मद्रास में इसे लागू किया गया, बम्बई, मद्रास और असम। ठीक है नहीं। इन 3 क्षेत्रों में इसे लागू किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि किसान को ही भूमि का मालिक मान लिया गया, यानी कि भूमि का जो है मालिक किसान को ही मान लिया गया। अब सरकार के किसान से ही आपके पास राजस्व वसूलेगी, जमींदारी बीच में कोई नहीं था आपके पास, सरकार और किसान के मध्य व्यवस्था थी। सरकार जमीन, अब किसान मालिक है ज़मीन का और सरकार उससे भू राजस्व वसूलेगी। पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर ये थी, और यही क्वेश्चन बन जाता है कि पूरे भारत के सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग पर कौन सी व्यवस्था थी? तो रैयतवाड़ी। ठीक है नहीं। ब्याज दर इसमें 33% से लेकर 55% थी, यानी कि जितना भी आपके पास
राजस्व वसूला जाता है, या जितना भी आपके पास किसान को लाभ होता था, जितनी भी आमदनी होती थी, उसका 33% से 35% तक आपके पास उत्पादन जितना होता था वो सरकार के पास चला जाता था। कृषि भूमि का सर्वेक्षण इसमें कराया गया और उत्पादन क्षमता के आधार पर राजस्व वसूली का अधिकार लागू किया। यानी कृषि को नापा गया और जितना आपके पास उत्पादन होगा उसके आधार पर राजस्व वसूली की गई। सार्वजनिक और बंजर भूमि जो है उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार ने उसे अपने अंडर में ले लिया। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें किसान को भूमि का मालिक माना गया और किसान ही राजस्व देगा। किसके द्वारा लागू की गई ये आपको याद रखना है। सबसे पहले कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु में, और फिर टॉमस मुन्रो के द्वारा बाकी मद्रास के एरिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत एरिया पे इसे लागू किया गया। उसके बाद है तीसरी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे गाँव को भूमि का मालिक माना गया। किसके द्वारा लागू की गई? होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा 1822 में से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग इसमें शामिल थे, कुछ भाग मध्य प्रांत के, जिसे मध्य प्रदेश बोला जाता है, उसके शामिल थे, और कुछ भाग पंजाब के। तो इन क्षेत्रों में लागू की गई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत और पंजाब। इधर भी उत्तर प्रदेश शामिल है तो कुछ भागों में, जैसे बनारस है और भी कुछ भाग हैं। ठीक है नहीं, पूरे अंग्रेजी भारत का ये 30% को कवर करती थी, 51% को ये कवर करती थी और 19% को ये कवर करती थी। ठीक है नहीं, इसमें भूमि पर गाँव का अधिकार आपके पास माना गया और अब राजस्व का जो देने का आपके पास जिम्मेदारी थी वो गांव के मुखिया की थी। ठीक है नहीं, तो राजस्व कौन देगा? गांव का मुखिया सारे किसानों से राजस्व मतलब आपके पास इकट्ठा करेगा और अंग्रेजों को देगा। इसमें कर की दर सबसे ज़्यादा थी, 60% तक कर की दर थी। ठीक है नहीं, तो इनसे क्या हुआ? इनसे ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसने राजस्व वसूला किसानों से, और हमारे यहाँ का जो किसान था वो ज़्यादा राजस्व की दर के कारण और गरीब होता चला गया। और यही भारत में कृषि के पिछड़ेपन, जो कृषि का पिछड़ापन है और ग्रामीण जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, उसके पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण जो है ये 3 व्यवस्था ही थी। ठीक है नहीं, तो ठीक है, आपके पास अगला जो टॉपिक अपना आएगा कि ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रभाव, इसे हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे।